क्वेश्चन बैंक जितना है सब सॉल्व करके आपको अपलोड किया करेंगे। सारा चीज़ आपको अपलोड मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक आज से शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक में जो भी है, जितना भी 2011 से लेकर के 21 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको तीनों मिलेगा यहाँ पर पूरा सॉल्व्ड। हर चीज़ आपको समझाया जाएगा। और जो है उसका नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम, जो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको लिखा, हाथ से लिखा नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बिना समय गवाए हम शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहला है शॉटकी और फ्रैंकल दोष में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार भी पूछ सकता है। सबसे पहला है कि शॉटकी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होता है। शॉटकी और एक शब्द है फ्रैंकल, ये बार बार पूछा जाता है, अनेकों बार पूछा जाता है आपसे। शॉटकी दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है। तो शॉटकी दोष वो होता है जैसे कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में धनायन भी होगा, ऋणायन भी होगा, धनायन भी होगा, ऋणायन भी होगा। सब के सब क्या होगा, धनायन ऋणायन से भरा हुआ होगा। सब के सब यहाँ पर भरा हुआ हो। तो जब धनायन और ऋणायन किसी क्रिस्टल से समान संख्या में क्या हो जाए जी, बाहर निकल जाए, जब समान संख्या में बाहर निकल जाता है तब जो दोष उत्पन्न होता है किसी भी क्रिस्टल में, उस दोष को हम शॉटकी कहते हैं। और जब एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ से उठ करके ये मानते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस, मतलब क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब शॉटकी दोष जब उत्पन्न होता है तो द्रव्यमान परिवर्तन, किसी भी कोई भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान घटेगा तो आपका ऑटोमेटिक है कि घनत्व भी घट जाएगा। लेकिन फ्रैंकल दोष में ना द्रव्यमान या घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पहला प्रश्न 2011 का, 2011 में जो पहला प्रश्न पूछा गया था बोर्ड में वो यही था, शॉटकी और फ्रैंकल दोष में दो अंतर बताइए। अभी भी अगर अभी भी बोर्ड में पूछता है सवाल तो मात्र 2 ही नंबर की ये सवाल आपको पूछेगा, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा, उतना क्या। अब कहता है दूसरा सवाल क्या कहता है, जब 10 ग्राम मात्रा, अब है 10 ग्राम कोई भी पदार्थ है, कोई एक विलियन, ये सवाल है विलियन चैप्टर से। ये था आपका सॉलिड स्टेट जो फर्स्ट चैप्टर है उससे, दूसरा है विलियन से। तो कहता है 10 ग्राम कोई पदार्थ है जिसको कहता है कि एक वाष्पशील घुल्ले को, मतलब अवाष्पशील, मतलब जो वाष्पित खुद उड़ता न है, मतलब जैसे प्रकाश देंगे, ताप देंगे तो वो उड़ेगा न, तो उसे कहते हैं अवाष्पशील विलय। तो ये है, तो 10 ग्राम है, तो जो आपका मतलब मान लेते हैं कि विलय WA 10 ग्राम मान लेते हैं इसका। उसके बाद विलायक जो है वो है 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक का द्रव्यमान है। 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है, इसमें दिया गया है। और क्वथनांक में जो परिवर्तन होता है, तो क्वथनांक परिवर्तन मतलब डेल्टा TB, ये 1 डिग्री है, मतलब डेल्टा TB का वैल्यू 1 है आपके पास दिया गया। तो उसके बाद घुल्य के अणु की मात्रा, अब है कि जो घुल्य है, घुल्य कितना मात्रा में घुल्य उसमें घुला हुआ है, उसको आपको क्या करना है जी, आपको उसकी मात्रा ज्ञात करना है। तो मात्रा तो डेल्टा TB बराबर होता है KBM, मतलब ये KB और ये मोललता होता है। तो सबका वैल्यू हम रखते हैं 1, इसका वैल्यू गिवन है 2.53 इंटू ये WA बटा WB गुना 100 गुना 1000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब है WA का वैल्यू भी हमारे पास है 2.53 गुना 10 बटा WB गुना 10, ये दोनों गुना होगा, WB इधर है, भाग भी इधर आकर के गुना, ये 253 ग्राम आ जाएगा। ये आपका एक प्रश्न सॉल्व हुआ, मतलब घुल्ले का वजन कितना आ गया, 253 ग्राम आया। अब है कि कुछ को परिभाषा देना है लेकर के आपको।
तो जैसे सबसे पहला है कि अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? सबसे बहुत बढ़िया सवाल है। अभिक्रिया की कोटि को कहता है आपको परिभाषित करने के लिए। तो अभिक्रिया की कोटि समझिए, अगर कोई रिएक्शन ए है, बी पदार्थ से अभिक्रिया करता है और सी एवं डी पदार्थ बनाता है, सी और डी पदार्थ बनाता है, ये रिएक्टेंट हुआ और उधर प्रोडक्ट हुआ। अगर इसका मान लेते कुछ होगा तो इसका घात होगा, इसका भी कुछ घात होगा, इसका भी मान लेते हैं कि y है, इसका x y है, z है, a है मान लेते हैं। तो जो अभिकारक है, अभिकारक के घातों के योग को, अभिकारक में जो घात है उसका जो योग होगा, उसके योग को हम अभिक्रिया की कोटि, तो मतलब इसको n के द्वारा x प्लस y। और कभी कभी सवाल पूछता अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट करें। तो जो भी अणु की संख्या जो होगा, अणु की संख्या को आणविकता कहते हैं और परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, और यह n बराबर x प्लस y। तो अभिक्रिया की कोटि कहता है कि भिन्नात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू इसका आ सकता है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू भिन्नात्मक मान भी अभिक्रिया की कोटि को। अब इसके बाद एक सवाल है कि आपका थ्रेशोल्ड ऊर्जा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या होती है? तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा जो भी कोई भी पदार्थ होगा, हर एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होगा, सब पदार्थ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जितना पदार्थ है, कोई भी धातु है, धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर के आना है, बाहर करने के लिए जो हमें ऊर्जा, मतलब कोई भी चीज है, किसी को भी बाहर करना, उसमें आपको ऊर्जा मतलब बल की जरूरत होती है। उसी प्रकार तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो इसमें भी ऊर्जा फोटोन के रूप में देना पड़ता। तो जितना एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा निकालने के लिए हम ऊर्जा लेकर के देते हैं, उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उस न्यूनतम ऊर्जा को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं या फिर थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। तो पहला बात ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड ऊर्जा और अभिक्रिया कोटि। अब हमको लगता है आपको ये टॉपिक एकदम मक्खन हो गया होगा, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब इसके बाद है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में कुछ दो नियमें दिया था। तो सबसे पहला नियम जो है, प्रथम नियम क्या कहता है? जो भी विद्युत अपघट्य होगा, जो भी आपको विद्युत अपघट्य देखने को मिलेगा, विद्युत अपघट्य होगा, विद्युत अपघट्य वो वैसा विलयन जो क्या करे, विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह जाने देता है, करंट फ्लो जिसमें कर सकता है, प्रवाहित होता है। इस प्रकार के इस प्रकार के विलयन को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं या फिर इसको विद्युत अपघटन विलयन कहते हैं। तो जब कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य में आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो जब विद्युत अपघट्य में आवेश प्रवाहित करेंगे उससे कुछ पदार्थ मुक्त होगा, तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जो है उसमें प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होता है। तो समानुपाती हो गया। तो आप जानते हैं कि समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा और यहाँ पर नियतांक जेड आता है। जेड को कहते हैं विद्युत रासायनिक नियतांक भी कह सकते हैं या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो W बराबर जेड, Q वैल्यू आप जानते हैं Q बराबर IT होता है, तो W बराबर ZIT। ये फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का ये समीकरण है। तो ये W हुआ मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है, Z जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I जो है आपका वो विद्युत धारा है, और जो T है आपका वो समय है, कितने समय तक। तब इसी में एक चीज है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक ये परिभाषा अब की बार भी पूछेगा, एकदम मोस्ट VVI, मोटी मोटी बात करके आप लोग लिख लीजिए इसको
कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक अब की बार पूछेगा। तो किसी भी विद्युत अपघटनी विलयन में 1 एम्पीयर की धारा I का मान क्या होगा 1 एम्पीयर और t होगा 1 सेकेंड। 1 एम्पीयर की धारा किसी भी विद्युत अपघटनी विलयन में 1 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है। जब 1 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है तो जितना मात्रा में मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा तो W बराबर Z गुना 1 गुना 1 तो W बराबर Z, तो W बराबर तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको भली भांति क्लियर हो गया कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या कहता है। तो ये भी बात हुआ। उसके बाद है आपका कुछ परिवर्तन करना है, इथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाना। इथेनॉल, तो इथेनॉल है, इथेनॉल का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए C2H5OH। इथेनॉल का ऑक्सीकरण करवाना है आपका एसिडिक KMnO4, तो यह एसिडिक है और ऑक्सीकरण है तो मतलब इसको O लगाना जरूरी है। तो जब C2H5OH का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तब बनता है C3COOH बनता है। C3COOH कहने का मतलब ये एसिटिक अम्ल बनता है आपका। तो ये बात क्लियर। तो देखिए कभी भी केमिस्ट्री का प्रश्न लिखिएगा तो लिखने वक्त बहुत बड़ा गौर से लिखिएगा, क्या कि देखिए कितनों अब रिएक्शन लिखिएगा तो आधा नंबर, एक जो 2 नंबर का सवाल है 1 नंबर मिलेगा। और थोड़ा भाषा लिख दीजिएगा तो जब इथेनॉल को अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एसिटिक अम्ल बनता है। बस इतना बात लिखना है, नीचे में रिएक्शन लिख दीजिए। 2 नंबर का 2 नंबर, किसी के बाप को मजालना है कि आपको 1 नंबर भी काट लेगा। तो ये बात हो गया आपका। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल बन गया। एक चीज और है कि परिवर्तन आप कीजिएगा कैसे, तो कहता है कि एथेनॉल की अभिक्रिया जब हम PCl5 के साथ करवा देंगे, एथेनॉल की अभिक्रिया जब PCl5 के साथ करवाया जाता है तो कुछ एथेनॉल है तो यही चीज C2H5OH ये PCl5 के साथ करवाया जाना चाहिए। किसके साथ करवाना है आपका, इथेनॉल की अभिक्रिया कहता है कि PCl5 के साथ करवाया जाता है। तो आपका बनेगा आपका C2H5Cl, इसके साथ साथ POCl3 बनता है, इसके साथ साथ HCl आपका बनता है। ये चीज आपको मुक्त होता है। इतना चीज आपको जब हम जो है आपका इथेनॉल को PCl5 की में तो C2H5Cl और POCl3 साथ साथ HCl आपको बन करके तैयार मिलता है। अब कुछ है परिवर्तन करने वाला सवाल पूछ देता है, परिवर्तन कैसे कैसे कीजिएगा। ये भी आसानी सवाल है। ये सब जितना है ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक वाला भी जरूरी है। कहीं पढ़ना तो आप लोग पढ़े होइएगा, तो नहीं पढ़े तो कोई डरने वाला बात नहीं है। एकदम हम जितना बात बताते जा रहे हैं उतना बात अब अभी सुन लीजिए, उसके बाद PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके मेरे साथ आप जब तक एग्जाम है तब तक जुड़े रहिए। आपको एकदम केमिस्ट्री में 70 नंबर आएगा। 70 में 70 मतलब 70/70 नंबर आने। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के सब आंसर लिख करके हम डाल देंगे अलग, और ऑब्जेक्टिव का क्या क्या आएगा वो सब याद कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जितना हम सब्जेक्टिव बताते जाए उसको आप क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए वीडियो, उसके बाद दोबारा जा करके और नोट्स डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ लीजिए और उसको 1-2 बार लिख लीजिए। खुद से प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। C2H5OH PCl5 C2H5Cl प्लस POCl3 HCl ये बना आपका। अब है एनिलीन। अब एनिलीन तो देखिए, तो बेंजीन की अभिक्रिया जब एमीन से होता है तब एनिलीन बनता है, तो ये वाला बात है। तो चलिए एमीन था, इसको परिवर्तन करके आपको लाना है क्या बनाना है एनिलीन से, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। तो जब इसकी एनिलीन की अभिक्रिया आप Br2 से करवा दीजिएगा तब जा करके वो आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, NH
टू। तो इस यहाँ बी आर होगा पहला दूसरा नंबर पर, उसके बाद तीसरा चौथा नंबर पर, उसके बाद छठा नंबर पर। इस जगह पर ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन कहते हैं इसे। जब बेंजीन की अभिक्रिया एमीन से होता है तब जाकर के एनिलीन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये बात आपका भी हो गया। अब है एसिटामाइड से इथाइल एमीन बनाना है आपको। एसिटामाइड, तो एसिटामाइड जो है आपका इसका फॉर्मूला होता है CH3CONH2। CH3CONH2। अब है इसको क्या करना है, इसको बनाना है आपको, अब इसको बना लेना है आपको, इथाइल एमीन बनाना है। तो इसको एक उत्प्रेरक LiAlH4 की उपस्थिति में करवाइएगा तो इथाइल एमीन बनेगा CH3CH2NH2, ये बन जाएगा। जब LiAlH4 की उपस्थिति में जब हम क्या किसकी CH3CONH2 अभिक्रिया करवाते हैं तब जाकर के ये एसिटामाइड से इथाइल एमीन बन जाता है। इथाइल एमीन आपको बनता हुआ दिखाई देता है। अब उसके बाद है कुछ और सवाल हैं उसको भी। अब एक सवाल है कि उदासीन जोड़ी प्रभाव। उदासीन जोड़ी प्रभाव, जैसे कोई भी क्या है जी आपका अधातु है, भारी अधातु है, बड़ा जिसका आकार है। तो भारी अधातु है जैसे आयोडीन, जैसे मान लीजिए आयोडीन। तो आयोडीन जैसे है तो उसके जो भी परमाणु होगा उसमें कक्षाएं होगी, कक्षा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो कक्षा, तो किसी भी परमाणु जो भी भारी तत्व है उसका परमाणु बाह्यतम कक्षा में, एस कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी एस कक्षा के इलेक्ट्रॉन को उदासीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या उसी को उदासीन जोड़ी प्रभाव कहा जाता है। एक और है BCl3 लेविस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है, या फिर लुईस अम्ल की तरह, याद रखिएगा। BCl3, B है और Cl3 है, तो B क्या हुआ आपका, B हुआ बोरॉन, Cl मतलब 3 गो, इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हुआ 3 गो इलेक्ट्रॉन, Cl भी एक जोड़ा, तब पर भी इसको क्या हुआ 6 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा। अष्टक इसका नहीं पूर रहा है, अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। अष्टक पूरा होने में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो ये बात लुईस अम्ल की परिभाषा भी आप पढ़े थे 11th में, जो आपका जो साम्य अवस्था नाम का चैप्टर था वहाँ पर पढ़ाया जाता है। लुईस अम्ल क्या है, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं, और जो ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं लुईस भस्म कहते हैं। तो ये बात है। अब कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता क्या कहता है, जर्मेनियम, स्ट्रोंशियम और प्लम्बम की संयोजकता। अब देखिए कार्बन तथा सिलिकॉन की संयोजकता कहता है 4 होता है, C और Si, इसकी संयोजकता 4 होता है, इसकी संयोजकता 4 होता है। इसका कारण जानिए, इसका कारण एक है कि इसका आकार छोटा होना, आकार का छोटा होना। दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी उच्च दिखाना। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा दिखाता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दिखा रहा है। विद्युत ऋणात्मकता, ये हुआ जैसे विद्युत, अब है कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, जरा एक टॉपिक है समझ लीजिए, बहुत काम का चीज़ है, बहुत जगह। विद्युत ऋणात्मकता, अब देखिए दैनिक जीवन से हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो देखिए कहता है कि अभी आप लोग एक गजब उम्र में हैं, सब लोग को प्यार होता है, तो सबसे पहले किसी को देखते हैं तो लगता है कि वो हमारे लिए ही बनी है। तो जब ऐसा बात हो तो मतलब कहता है करस आ जाना। तो जो करस आना है और एक है कि जा कर के कह देना, तो फील हो रहा है कि लव को फील हो रहा है, तो लव के बारे में जा कर के कह दिया। तो जब ऐसा बात जा कर के कह दिया कि आई लव यू, जब ऐसा बात होता है तो इसे कहते हैं, जब ये क्या है कर्स।
मतलब ऐसा ही होता है कि मतलब कोई चीज़ हथियार मतलब लगा कि मतलब उसके तरफ आकर्षित हुआ। जब कुछ मात्रा में आकर्षित होगा ना तो आकर्षित तो होना ही क्या है जी, यह है आपका विद्युत ऋणात्मकता। तो जैसे H है, Cl है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इस S वाला कहता चलो हमारा तरफ आ जाओ, चलो आओ ससुरा इधर आओ, तुम उधर का रुक जाता है। H प्लस डेल्टा H और डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ये अपना तरफ खींचा, तनिक खींचा, तो तनिक खींचा अपना तरफ, तो इसको कहते हैं तनिक निगेटिव। तनिक एक रस दूर गया तो तनिक पॉजिटिव। इसको केमिस्ट्री में कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, इसको डेल्टा कहा जाता है। ये भी बात इसी को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या है जी, इसका अधिक है और आपका इसका आकार छोटा है, जिसके कारण ये एक संयोजकता दिखाता है, वो है 4। जैसे Pb हुआ, Ge हुआ, Sn है, ये इसका आकार बड़ा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होने के कारण ये एक से अधिक संयोजकता दिखाता है, जैसे 4 के अलावा 2 भी दिखा देता है ये, इसका कारण ये था। अब इसके बाद है भर्जन और निस्तापन में अंतर। तो सबसे पहले है कि भर्जन क्या है, तो भर्जन जानते हैं समझते हैं, उसको निस्तापन भी समझ लेंगे। भर्जन, जब किसी भी सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को, तो जो आपका है भर्जन जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्कों को भरपूर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया जो है ये भर्जन है। और जबकि कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को उसे कहते हैं हम निस्तापन। अब है भर्जन जो है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है, निस्तापन जो है आपको ये सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया गया, और निस्तापन जो है आपको कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 2 अंतर आप पूरा भली भांति लिखिए, 3 अंतर हो गया आपका, तो तीनों अंतर लिख दीजिएगा, 2 नंबर एकदम मिलने वाला है। ये 2 ही नंबर जो ये सब है सब 2 नंबर वाला है। अब है कि नामाकरण, IUPAC नामाकरण है, तो IUPAC नामाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार अब की बार भी पूछेगा आपको, और जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा, तो कैसा भी हो जाए आप उसको एकदम बनाइए कहिएगा इसके साथ साथ ही है। तो सबसे पहले इसका जानेंगे, इसमें कहते किसको किसको है। यह है 9वां चैप्टर आपका उप सह संयोजक यौगिक, वहां से सवाल लिया गया है। ये प्लेटिनम है, इसको ये NH3 एमीन है, ये क्लोरीन है। ये जो ये देख रहे ब्रैकेट दिख रहा है इसको कहते हैं गुरु कोष्ठक। गुरु कोष्ठक के अंदर है, गुरु कोष्ठक के अंदर 2 चीज होता है, एक होता है केंद्रीय परमाणु, दूसरा होता है लिगेंड। केंद्रीय परमाणु एक के गो होगा, लेकिन लिगेंड एक से अधिक हो सकता है। तो जैसे इसमें देखिए 2 लिगेंड है, NH3 भी है, Cl2 है। तो सबसे पहले नामकरण, जैसे NaCl का नामकरण देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले धन Na+, Cl माइनस है, Cl माइनस में सबसे पहले Na+ मतलब धनायन का नाम लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड। ये इसका नाम हो गया, इसका नाम हुआ सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले धनायन का, तो वही बात मतलब बेस कभी भी नहीं छोड़ना है, तो उसे नामकरण यहाँ भी उसी तरह चलेगा। ये देखिए ये Cl- होता है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, इस पर 2 गो धनायन है। सबसे पहले धनायन के अंदर ये है, धनायन के जो अंदर है, तो गुरु कोष्ठक के अंदर जो है उसमें सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे, उसमें भी ध्यान देना। उसमें सबसे पहले होगा लिगेंड का नामकरण। किसका होगा, लिगेंड का नामकरण होगा। लिगेंड में भी उसका नामकरण, जैसे आप कार्बन में IUPAC नामकरण वक्त क्या करते हैं, जैसे मिथ है और इथ है, तो किसको पहले लिखा जाता है, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो वही यहाँ एमीन है, क्लोरीन है, एमीन A से शुरू होता है और क्लोरीन C से शुरू होता है। सबसे पहले एमीन क्या गो है, 2 गो है, तो इसको 2 के लिए केमिस्ट्री में शब्द एक है डाई एमीन, 2 गो क्लोरीन है तो डाई क्लोरीन। उसके साथ साथ ये क्या है प्लेटिनम, तो इसको लिख देंगे
डायमीन डाइक्लोरीन प्लेटिनम, प्लेटिनम, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे x मानते हैं, तो प्लेटिनम को x मानिए। इसका देखिए NH3 होता है 0, तो इसका तो 0 में ख़त्म। इसका होता है कितना होता है? -1, तो 2 है तो -2 हो जाएगा। और इसका क्या होता है जी? इसका जो होता है वही बात, तो -2 यहाँ भी हो जाएगा। तो बराबर इस सब का किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो x -4 बराबर 0, मतलब का x बराबर +4। तो जो भी जितना ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय परमाणु का आया उसको ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिख देना है। अब इसके बाद क्या है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन की भी संख्या दिखाना, तो कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे क्लोरीन। इतना आसान है नामाकरण, मतलब झूठों टेंशन लेते हैं आप लोग। अरे हमारे साथ रहिए ना, बोर्ड तक बने हुए, एकदम गारंटी 70 में 70 नंबर आएगा। काहे परेशान होते हैं आप लोग। अब उसके बाद है एक और IUPAC नामाकरण है, तो चलिए इसको इधर लिख देते हैं। Cr है, इधर जगह है, NH3 है, NH3 है, इसका 4 और Cl2 है। अगर किसी भी प्रकार का आपको समस्या है, कोई भी दिक्कत, ये प्लस आयन है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर याद रखिएगा 6204001475 पर कांटेक्ट कभी भी कर सकते, 24 आवर, मतलब 24/7, मतलब जब मन है आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही हमारा, इसी से आपको बात भी हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है ये, व्हाट्सएप कीजिएगा। जो भी सवाल की दिक्कत है, केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स में, हर चीज़ की समस्या का समाधान हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये 6204001475 ये हो मेरा है व्हाट्सएप। चलिए इसका नामकरण आप करते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु Cr है, ये NH3 Cl, इसमें भी पहले NH3 क्या 4 हुए। 4 के लिए केमिस्ट्री में टेट्रा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा एमीन, एमीन लिख देंगे। यह है कि डाई क्लोरीन लिख देंगे, क्लोरीन भी लिख दिए। अब क्रोमियम, तो क्रोमियम भी लिख देंगे, क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण निकाल, x + 0 + -2 बराबर +1, क्योंकि ये प्लस आयन है तो जो रहता उतना लिख देते, +1। तो यहाँ पर -2 उधर जा करके, तो ये हो जाएगा x - 2 बराबर +1, x बराबर +3। तो ये +3 हुआ, तो इसको रोमन नंबर 3 डाल देंगे, रोमन नंबर 3 डाल देंगे। इसका नाम हुआ टेट्रा एमीन डाइक्लोरीन, क्या है जी? क्रोमियम, क्रोमियम। और इसे ऊपर में आयन है तो आयन भी लिख देंगे। चलिए ये इसका IUPAC नामकरण हुआ। कहता है CD2+ के लवण सफ़ेद क्यों होता है? CD2+ के लवण सफ़ेद होने का कारण क्या है वो बात बताते हैं। क्योंकि CD2+ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए CD जो है कैडमियम, कैडमियम D ब्लॉक का तत्व है। अब D ब्लॉक यौगिक रंगीन यौगिक बनाता है, और कौन D ब्लॉक की जो तत्व है रंगीन यौगिक बनाएगा? तो वैसा D ब्लॉक का तत्व जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो रंगीन यौगिक बनाएगा। तो CD के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण ये रंगीन यौगिक नहीं बनाता है, सफ़ेद लवण बनाता। चलिए दैट्स पॉइंट इज क्लियर, क्लियर है आपका। उसके बाद है H3PO3 क्यों अवकारक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है जबकि H3PO4 ऐसा नहीं करता है? इसका कारण है कि H3, देखिए यहाँ लिखते हैं H3PO3, इसका ऑक्सीकरण अभी तुरंत निकालना सीखा, 1 × 3 प्लस इसका पीक निकालना है -2, -6, 3 गो है तो -6 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, x बराबर +3। यहाँ पीक ऑक्सीकरण संख्या +3 है, लेकिन H3PO4 में देखिए कि यहाँ निकालिएगा तो +5 होता है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ सकता है, +3 से +4 +5 हो सकता है, लेकिन यहाँ बढ़ना संभव नहीं है, जिसके कारण H3PO4 एक अवकारक की भांति व्यवहार करता है। अभी
अभिकर्मक के रूप में आपका व्यवहार करता है, जबकि H3PO4 जो है ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसके पास वो ऑक्सीकरण संख्या में हेराफेरी नहीं हो सकता। तो चलिए, अगर आपको ये बहुत बढ़िया लग रहा, अगर बढ़िया लग रहा है, अगर नीक लग रहा है, समझिए सीधा नीक लग रहा है, अगर वीडियो नीक लग रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो अभी तक उतना नहीं, अगर सही से नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बोर्ड तक हमसे जुड़े रहिए। हम जितना वीडियो अपलोड करता जाइए उतना याद करते रहिए, और जितना भी आप ये सब टोटल हम यहाँ सिर्फ क्या आप मतलब डिस्क्राइब कर देंगे। डिस्क्राइब करने के बाद उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस लिंक से आप क्या करना है, वीडियो में जो भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। उसके साथ साथ आप PDF डाउनलोड कीजिए, PDF डाउनलोड करके पढ़ते रहिए।